यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक। सीएम धामी ने किया है बैठक। घोड़े रजिस्ट्रेशन होने पर भी यात्रियों को चेक पॉइंट से दे एंट्री। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बसों की भिड़ंत। हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। हादसे में राजस्थान के कई यात्री हुए घायल। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सतर्क। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी। डीजीपी ने कड़ी सुरक्षा के दिए निर्देश। गढ़वाल से कुमाऊं तक 7 जगह धधके जंगल। जरहखाल में महाविद्यालय परिसर तक पहुंची आग। अब तक 431 मुकदमे दर्ज। देवभूमि में शुरू हुई मानसून की तैयारी। मौसम हिमस्खलन बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए लगेंगे 8 डॉप्लर रडार। 195 सेंसर से होगी निगरानी। दून समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। 39 डिग्री के पार पहुंचा देहरादून का पारा। आज लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसी बीच देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी की आज समीक्षा बैठक होगी। तो सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की करेंगे समीक्षा। तो चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शामिल होंगी और बैठक में प्रशासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। देहरादून सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर है देहरादून से, जहां चारधाम में वीआईपी दर्शन पर रोक बढ़ाई गई है। तो वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को बढ़ाया गया है। वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक पूरी तरीके से रोक की बात सामने आई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने रोक बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सरकार की ओर से 31 मई तक रोक बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने रोक बढ़ाई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चारधाम में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। चारधाम में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक बढ़ाई गई है। धामी सरकार ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को बढ़ाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं जब से शुरू हुई उसके बाद से कई जगहों पर व्यवस्थाओं की बात सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार के जो हाथ है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर ये जो कदम बढ़ाया है उससे भी आम जनता को राहत मिलेगी। जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि जो वीआईपी दर्शन पर रोक लगी थी उसे बढ़ा दिया गया है। 31 मई अब हो गई है तारीख। भीड़ देखने को मिल रही है और शुरुआती चरण में ही लाखों की संख्या पार हो गई है। तो निश्चित ही सरकार के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से रखना एक बड़ी चुनौती हो गया है। सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को देखते हुए, इस श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए पहले ये निर्णय ले लिया था कि उत्तराखंड सरकार शुरुआती जो 15 दिन है यहाँ पर वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन को फिलहाल इस पर रोक लगाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार ने अब इस अपने ही निर्णय को
आगे बढ़ाते हुए एक्सटेंड करते हुए 31 मई तक अभी जो फैसला है उसको आगे तक बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से पत्र लिख करके ये अनुरोध किया है कि फिलहाल 31 मई तक वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के दर्शन पर हमने रोक लगाई है, तो फिलहाल इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित ना करें। हालांकि गरिमा, देखिए, सरकार ने पहले भी ये निर्णय लिया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि आखिर जब राज्य सरकार ने उत्तराखंड शासन ने ये निर्णय लिया था कि हम शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाएंगे, तो ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ के कपाट खुलते ही क्यों गए? इसके बाद फिर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी वहां पर गए थे, तो इस पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और वीवीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से जो आम श्रद्धालु जो लाइन में लगे रहते हैं उनको असुविधा होती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने अपने ही फैसले को आगे बढ़ाया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफी सुविधा मिलेगी और इसकी वजह से जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं उनको भी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी की वजह से सरकार ने अपने ही इस फैसले को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। बिल्कुल एक खास कदम है और कहीं ना कहीं इससे आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो सरकार ने 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को हटा दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने रोक बढ़ाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से खबर, चार धाम में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक बढ़ाई गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर चार धाम यात्रा में सैकड़ों यात्री परेशान हुए। प्रशासन ने जगह जगह पर रोके हैं 500 से ज्यादा वाहन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाहनों को वापस ऋषिकेश भेजे जाने की बात। और ट्रांजिट कैंप भद्रकाली चंबा छाम में वाहनों को रोका गया है, तो वाहनों को रोके जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वाहनों को रोके जाने की बात सामने आ रही है। और भद्रकाली से कई वाहनों को वापस ऋषिकेश के लिए भी भेजा गया है। तो भद्रकाली से कई वाहनों को वापस ऋषिकेश के लिए भी भेजे जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल से कुमाऊं तक 7 जगह पर धधके हैं जंगल। आपको बता दें कि जहरी खाल में महाविद्यालय परिसर तक पहुंची है जंगल की आग। राज्य में वनाग्नि की घटनाओं की संख्या 1075 हुई है। आग लगाने के आरोप में अब तक 421 मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार जो संख्या है वनाग्नि की वो बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग लगाने के आरोप में आपको बता दें कि यहां पर अब तक कई मुकदमे भी दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां पर 39 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। तो 39 डिग्री के पार पहुंचा पारा। तेज गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। आज लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। दून समेत 7 जिलों में हो सकती है बारिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दून समेत 7 जिलों में बारिश हो सकती है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और अहम खबर सामने आ रही है। देहरादून से 39 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। आज लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। और तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।
39 डिग्री के माफ कीजिएगा पार पहुंच गया है और तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गुरुवार की देर शाम श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आपको बता दें कि श्रीनगर में ही रुकने की उनसे अपील की है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर में NIT खेल मैदान में यात्रियों को रोका गया। उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों से जाम खुलने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्रीनगर में कंट्रोल रूम स्थगित किया गया है। साथ ही रुद्रप्रयाग प्रशासन से लगातार वार्ता की जा रही है और यात्रा रूट व्यवस्थित होते ही यात्रियों के वाहनों को श्रीनगर से केदारनाथ के लिए रवाना किया जाएगा। या रुद्रप्रयाग में रुकने वाला है, रुद्रप्रयाग प्रॉपर में रुकने वाला है, उसका होटल वहीं है, तो हम उनको अलाउ कर देंगे, लेकिन 1 या 1.5 घंटे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना डिनर कर लें। तुंगनाथ चौपटा तो आप जा ही नहीं पाओगे ना, रुद्रप्रयाग से आगे जाते ही खत्म है। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी जमकर निशाना साधा है। चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। ऐसा है, चार धाम यात्रा जो है विश्व स्तर की यात्रा है और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाए अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में धाम में अब श्रद्धालु न मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा दतूड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिर में जाके नाच गाना करके ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं। उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन जारी है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नाला पानी स्थित खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब गंगा की सहायक नदियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट को चालू करने की तैयारी है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। उत्तराखंड में जल्द ही नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना का काम चल रहा है। पंप स्टोरेज प्लांट का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही गंगा की अविरल धारा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्द ही बांध परियोजना के अधिकारी शट डाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून से शटडाउन लिया जाएगा। इसकी वजह से कई राज्यों में भी पीने के पानी और बिजली का संकट पैदा होगा। हमें सूचित किया गया है कि जो PSP का जो प्रोजेक्ट है
उसके लिए कुछ दिनों के लिए जून से शुरू होगा, अभी एग्जैक्ट डेट उन्होंने हमें सूचित नहीं करी है। जून से कुछ जो लेवल है कोटेश्वर झील का वो नीचे किया जाएगा, तो उसमें जो भी हमारी पंपिंग स्कीम्स हैं, 4 पंपिंग स्कीम जो इफेक्ट होंगी, उसके लिए टीएचडीसी के सपोर्ट से जल संस्थान और जल निगम उन स्कीम्स को और ऑगमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि हम और पानी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ तक पहुँच सके, पंपिंग हो सके। और साथ ही इसके लिए जहाँ जहाँ भी एरिया प्रभावित होगा पानी के लिए, उन एरियाज़ में टैंकर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान को बताया गया है। साथ ही नए स्रोत भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से कि पानी हम टैप कर सकेंगे, और जो पंपिंग स्कीम्स जो इफेक्ट होंगी उनको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से काम हो सके। डाउन होगा तो उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा दोनों प्लांट से, तो ग्रिड के अंदर जो भी पावर जनरेशन की व्यवस्था है वो हमारी जो इसकी एपेक्स कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी, और जो ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनके साथ उनको बता दिया गया है कि प्लांट बंद होने हैं 1.5 महीने के लिए, तो उनने जो वैकल्पिक व्यवस्था ग्रिड के अंदर होती है वो सब कर रहे हैं। कल भी बल्कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमने अवगत कराया कि ये 1 जून से प्रस्तावित इस प्लांट को शट डाउन किया जाएगा। तो जो इसमें वैकल्पिक व्यवस्था है बिजली की वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक इसमें वाटर सप्लाई की बात है, क्योंकि इस जो कोटेश्वर रिजर्वायर है उससे हमारी कई गाँवों की स्कीम्स हैं, और जो नई टेहरी की जो पंपिंग स्कीम है वो फीड होती है। तो उसके लिए हमने जो संस्थाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें जल संस्थान और पेयजल निगम, उनके साथ कई बैठकें हुई हैं, जिलाधिकारी महोदय के साथ भी कई बैठकें हुई हैं, और उसमें ये तय किया गया है कि जो भी इसमें इन स्कीम्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसमें कुछ एडिशनल वर्क्स होने हैं जिससे कि जो जलापूर्ति है वो निर्बाध रूप से बनी रहे, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। हम अगर कोटेश्वर झील का जल स्तर जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे जो मोटर पंप सेट हैं उनको हम शिफ्ट करके और अधिक गहराई में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं, और अभी कार्य हमारा प्रगति पर है। और इसकी इसमें वित्तीय जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो टीएचडीसी द्वारा किया जाएगा, और अगर कहीं भी पानी की कमी रहती है तो उसके लिए टैंकर इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है इसमें। और कोशिश यही रहेगी कि अगर वो अन्यत्र शिफ्ट होके वो हमें पर्याप्त गहराई मिल जाएगी जैसे, तो उससे हमारा पेयजल का जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं अब इस परियोजना का कार्य शुरू होने से ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस गंगा की अविरल धारा पर मंडरा रहे इस खतरे पर आमने सामने आ गए हैं। वहीं संत समाज में भी इस परियोजना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गंगा की अविरलता से छेड़छाड़ हुई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं संत समाज ने सरकार से वैकल्पिक रास्ते को तलाशने की मांग की है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संत समाज में बड़ा रोष है, और ये हमें सुनते भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, सरकार, हम ठीक है बिजली आप उत्पादन करें, बहुत अच्छा करें, हम तो कह रहे हैं आप 9 साल भर रोकें, पर उसका अल्टरनेट भी निकालें। माँ गंगा की जो अविरल धारा गोमुख से गंगा सागर तक निरंतर बह रही है, अनादिकाल से बह रही है, और इस टाइम यात्रा सीजन का समय, लोग दूर दूर से, देश विदेशों से, पूरे विश्व से लोग आते हैं। जिस तरीके की प्लानिंग हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने झील का पानी कम हो जाता है, सब जानते हैं गर्मियों में, और आप नीचे से स्टोर करके पंप से बैक पानी फेंकते हो झील में, तब आपका पावर जनरेशन पहले की तरफ होता है। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गंगा की अविरल धारा बनी रहे, और लोग गोमुख तक जाते हैं गंगा जी के दर्शन करने। भागीरथी देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती है, तो भागीरथी की जो धारा है उसको रोकना मैं निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता। स्टेट में 2 बार कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उनकी पॉलिसी क्या थी उस समय? गंगा को लेकर या अन्य नदियों को लेकर, यमुना को लेकर या सहायक नदियों को लेकर जो भी विद्युत उत्पादन करने की पॉलिसी है वो सभी सरकारों की एक जैसी रही है। बड़े वो गंगा भक्त बन के आ रहे हैं, कहाँ हैं वो गंगा मैया के भक्त? अरे केवल आरोप लगाना है। आप वो ये बता दें कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में कौन सी पॉलिसी थी, या उससे पहले उनकी क्या पॉलिसी थी। ठीक है, बड़ा ही क्या कहते हैं, पीड़ा लगती है। सब लोग चाहते हैं कि गंगा का जो प्रवाह है वो अविरल रहे, उससे बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, उसके अंदर जो लाइफ लाइन है, गंगा की स्वच्छता है, गंगा के पानी की जो शुद्धता है वो बनी रहेगी। पर
प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में बिजली के उत्पादन की आवश्यकता है। एक और जहां देश के साथ ही उत्तराखंड में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के चलते सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। आने वाले समय में इस बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली की आपूर्ति भी जानी है, तो वहीं आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्भरता से भी बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ भविष्य के लिए कोई खतरा तो नहीं? क्या इस परियोजना से गंगा की निर्मल धारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम में बिछड़ जाने के बाद गंगा की अविरलता बनी रहेगी? अब हम पहुंचे हैं यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, देवप्रयाग, जहां पर दो नदियों का संगम होता है और वो संगम मिल करके माँ गंगा के रूप में आगे दिखता है। आपको दिखा दें, ये है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, और जो मटमैला पानी आप देख रहे हैं वो माँ भागीरथी है, और वहीं जो दूसरा जो साफ शीतल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा है, वो अलकनंदा है। तो ये एक संगम है, और यहाँ के पहाड़ के लोगों में ये भी कहा जाता है कि ये सास और बहू का जो है ये संगम है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों का कलर आगे तक मिलता हुआ मिल नहीं रहा है, बहुत दूर तक जो है इस गंगा का जो है मिलन होता है, और दोनों नदियों का मिलन होता है, तब जाकर के माँ गंगा की उपलब्धि होती है। और गंगा वो जीवनदायिनी माँ है जिसको हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और ये देवप्रयाग का वो संगम है जहाँ पर दूर दूर से आने वाले पर्यटक जो चार धाम के लिए आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम का दीदार करते हैं और उसके बाद यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। खबर है लक्सर से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने के चीफ जस्टिस के निर्णय पर हरिद्वार के अधिवक्ता खुश है। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। अधिवक्ताओं के द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने की मंशा जताई गई है। इस बाबत चीफ जस्टिस ने उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव से ऋषिकेश में हाईकोर्ट के भवन हेतु व न्यायाधीशों के आवास और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। का एक सिद्धांत है सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब अदालतें नज़दीक होंगी और लिटिगेंट की अदालतों तक पहुंच होगी। ऋषिकेश में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा शिफ्टिंग का मुद्दा दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया था कि ऋषिकेश की जो IDPL की भूमि है वो हाई कोर्ट के लिए सर्व तरह प्रयुक्त है, उसमें न तो कोई पेड़ है और न ही कुछ वो है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अगर गढ़वाल मंडल का क्षेत्र देखते हुए और यहाँ का 80% काम देखते हुए हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाता है। वैसे तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड के एक पूर्वी कोने पर बना है, जहाँ उसका कोई विधिक औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि अधिकतर कार्य देहरादून और हरिद्वार जिले का ही पूरे उत्तराखंड में वादकारी हैं जितने भी हैं। तो इस लिहाज से ये जहाँ ऋषिकेश में भूमि चिन्हित करने का प्रस्ताव गया है वो सबसे उचित रहेगा। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऋषिकेश में बेंच की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। इससे आम जन को सरल, सुलभ और सस्ता न्याय तो प्राप्त होगा ही, और आने जाने में जो असुविधा होती है, ठहरने में जो असुविधा होती है और जितना खर्च होता है उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके समर्थन में हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।